सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के क्रम में हम सभी शिक्षक साथियों को 3 मॉड्यूल दिए गए थे, जिन 3 मॉड्यूल का हम लोगों को विस्तृत अध्ययन करना था। तो इसी क्रम में आधारशिला मॉड्यूल और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर सारे भाग के वीडियो बना चुके हैं, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल भाग 1 और 2 पर भी एक वीडियो बन चुका है, जिसका लिंक आप इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके उसको सुन सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के भाग 3 और भाग 4 के बारे में। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का भाग 3 बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना है। इसमें है प्रातःकालीन सभा, सांध्यकालीन सभा, सह शैक्षिक गतिविधियां, खेल गतिविधियां एवं प्रतियोगिताएं, जीवन कौशल विकास, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यवसायिक परामर्श और बाल संसद। हम सभी शिक्षकगण इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पढ़ाई ही आवश्यक नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ अनेक क्रियाकलाप जुड़ते हैं, जो उनके व्यक्तित्व में मानवीय मूल्यों तथा जीवन कौशलों का विकास करते हैं। इसमें प्रातःकालीन सभाएं और सायंकालीन सभाओं के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियां, विभिन्न प्रकार के खेल एवं शारीरिक एवं मानसिक विकास से जुड़े क्रियाकलाप भी शामिल होते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रार्थना सभा और उसकी कार्य योजना। अब साथियों, जो हमें नई समय सारणी प्राप्त हुई है, उसमें प्रार्थना सभा के लिए 15 मिनट का टाइम दिया गया है। और साथियों, स्कूल अप्रॉक्स 220 डेज खुलते हैं, तो 220 डेज को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो 3300 मिनट यानी 3300 मिनट या 55 घंटे हमको प्राप्त होते हैं। अब ये 55 घंटा ये इस अति महत्वपूर्ण अवधि के आउटपुट के रूप में क्या करते हैं कि बच्चे एक प्रार्थना को वर्ष भर बेमन से दोहराते हैं। तो अब इन 55 घंटों के समय को बेहतर प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें प्रार्थना सभा की सुविचारित योजना बनानी होगी। और इस प्लानिंग में 2 प्रकार की जिम्मेदारियां होंगी। एक तो शिक्षक शिक्षिकाओं की भूमिका और क्रियाकलाप होगा, और सेकेंड नंबर बच्चों की भूमिकाएं और क्रियाकलाप होगा। अब जैसे प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग प्रार्थनाएं जो हर माह बदल जाती हैं, ये हो सकता है। प्रत्येक दिन संक्षिप्त प्रेरक प्रसंग कभी शिक्षक सुना सकते हैं, कभी बच्चे सुना सकते हैं। न्यूज अपडेट शिक्षक या बच्चों के द्वारा, स्वास्थ्य चर्चा शिक्षकों के द्वारा होगी, शारीरिक सक्रियता के क्रियाकलाप शिक्षकों के द्वारा, बातचीत की गतिविधियां शिक्षकों के द्वारा, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी शिक्षकों एवं बच्चों द्वारा। स्फूर्तिदायक गतिविधियां शिक्षकों द्वारा, सामान्य निर्देश ये प्रधानाध्यापक द्वारा दिया जा सकता है। सामान्य जागरूकता या जनरल अवेयरनेस ये शिक्षकों द्वारा होगी। बच्चों के विशेष प्रयासों, जन्मदिन पर प्रोत्साहन देना, ताली बजाना, इन क्रियाकलापों के अनुसार शिक्षकों एवं बच्चों की भूमिकाओं को इस प्रकार रेखांकित करते हुए साझा किया जाता है कि हर शिक्षक और बच्चे को पता होता है कि किस दिन क्या करना है। अब ये सब होगा कैसे? तो इस जैसे हम लोग किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए शिक्षण योजनाएं बनाते हैं, उसी प्रकार प्रार्थना सत्र के लिए हमको साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक योजना का निर्धारण करना जरूरी होना चाहिए। इसमें विभिन्न प्रार्थनाओं, समूह देश गीतों, प्रकृति गीत, ऋतुओं, मौसमों से संबंधित लोकगीत का संकलन करना, माहवार मौसम के अनुसार स्वास्थ्य जागरूकता के क्रियाकलाप जानकारियां देना, लघु कथाओं, प्रेरक प्रसंगों का संकलन करना, दिवसवार जयंतियां, राष्ट्रीय पर्वों, त्योहारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों का संकलन, संक्षिप्त एवं रोचक सामूहिक गतिविधियों का संकलन, बाल गीत, बाल कविताओं, सामान्य ज्ञान बच्चों के स्तर के अनुसार, संवाद कम्युनिकेशन के लिए विषयों का चयन, शारीरिक सक्रियता की गतिविधियों का चयन, बच्चों के प्रोत्साहन योग्य कार्यों का चयन, दैनिक अखबारों से प्रमुख खबरों का सार संकलन।
उसी तरीके से सायंकालीन सभा और उसकी कार्य योजना भी बनानी चाहिए। जैसे विद्यालय की शुरुआत प्रार्थना स्थल से होती है, उसी प्रकार व्यवस्थित ढंग से विद्यालय कार्यक्रमों का समापन की भी सभा स्थल से ही होना चाहिए। इस तरीके से सायंकालीन उसका भी हमें कार्य योजना बनानी चाहिए। अब बात आती है सह शैक्षिक गतिविधियों की। देखिए, सह शैक्षिक गतिविधियों को पहले पाठ्येतर क्रियाकलाप माना जाता था, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इन्हें पाठ्यक्रमीय क्रियाकलाप के अंतर्गत माना जाता है। सह शैक्षिक गतिविधियों को मुख्य रूप से इस प्रकार हम देख सकते हैं। सबसे पहले प्रतियोगिताएं, कहानी, निबंध, कविता, वाद विवाद, अंताक्षरी, पोस्टर, रंगोली, खेलकूद, लोक कथा, लोकगीत, चित्रांकन आदि। संगोष्ठी या सेमिनार, सामाजिक सरोकार के मुद्दे जैसे स्वच्छता, पर्यावरण एवं सड़क सुरक्षा आदि। कार्यशालाएं करा के विज्ञान एवं गणित क्लब की स्थापना एवं पठन मंचों की स्थापना। ठीक है, विज्ञान एवं गणित मॉडलों का प्रदर्शन हो सकता है। दिवस, राष्ट्रीय पर्व, जयंतियां मनाई जाती हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है। कार्यानुभव एवं शिल्प आधारित कार्य, बाल संसद, बाल समिति, परिवेशी संग्रहालय का विकास, पुस्तकालय संचालन, विज्ञान संग्रहालयों, नवाचार और विज्ञान और गणित मेलों का भ्रमण एवं आयोजन। अब सह शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन से बच्चों के अंदर इन गुणों का विकास होगा। क्या होगा? कहानी कथन, कविता, अंताक्षरी, निबंध लेखन आदि से बच्चों का मानसिक, भावात्मक एवं सृजनात्मक विकास होगा। वाद विवाद, वाक्य निर्माण प्रतियोगिता, कहानी, कविता, घटनाओं पर विचार प्रकट करना, चित्रकला, इन सब से क्या होगा? बच्चों के अंदर झिझक समाप्त होगी। रचनात्मक कल्पना शक्ति के विकास के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। इसी प्रकार हस्तशिल्प एवं कार्यानुभव के कार्यों से सृजनशीलता का विकास होने में मदद मिलेगी और खेल कूद के माध्यम से स्वतंत्र चिंतन, रणनीतियों का निर्धारण, समय सापेक्ष निर्णय लेने की क्षमता तथा रचनात्मकता का विकास होगा। अब सह शैक्षिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन के दृष्टिगत इनके मूल आधारों, नियोजन, प्रबंधन एवं क्रियान्वयन को समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व उसकी रणनीति व नियोजन आवश्यक होता है। जैसे कोई भी प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, क्या अचानक से बिना किसी योजना के आप उस प्रोग्राम को करा सकते हैं? अगर करा सकते हैं तो क्या वो प्रोग्राम सफल होगा? नहीं होगा। तो किसी भी कार्यक्रम की योजना या नियोजन में ही उसकी सफलता और असफलता छुपी होती है। अब नियोजन क्या है? नियोजन का अर्थ है कार्य योजना बनाना। किसी कार्य के संपादन का यह प्रथम तथा महत्वपूर्ण सोपान है। इसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्य के उद्देश्य, लक्ष्य समूह, प्रभाव क्षेत्र, फैलाव अवधि, लागत, स्वरूप, स्थान और क्रियाविधि आदि का ढांचा तैयार किया जाता है कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना पैसा खर्च होगा, इसमें कौन सा स्थान है। इस तरीके से सारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बनाया जाता है। कार्यक्रम का भली प्रकार संपन्न होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके लिए नियोजन कितनी कुशलता से किया गया। अब है आयोजन। आयोजन ही किसी कार्यक्रम का मुख्य क्रियात्मक अंश है। नियोजन यानी प्लानिंग के पश्चात उस कार्य का निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारित समय सारणी का पालन करते हुए क्रियान्वित किया जाना ही आयोजन है। अच्छे नियोजन के बिना अच्छा आयोजन किया जाना संभव नहीं है। इस चरण में नियोजन द्वारा पूर्व विचारित और जुटाए गए मानवीय, भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग करते हुए कार्यक्रम के कुशल संपादन को सुनिश्चित किया जाता है। अब है थर्ड है प्रबंधन। आयोजक एवं प्रबंधन को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान ही प्रबंधन संबंधी कार्य निरंतर चलते रहते हैं। यदि आयोजन कार्यक्रम के भौतिक पक्ष से जुड़ा है तो प्रबंधन कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के पक्ष से जुड़ा होता है। अब प्रबंधन के लिए मुख्य बिंदु क्या हैं? आयोजन के साथ प्रबंधन लगातार क्रमिक रूप से जुड़ी क्रिया है। कार्यक्रम की अवधि में प्रत्येक स्तर पर तत्काल तथा उचित निर्णय लिया जाना चाहिए। चर्चा, बहस, क्रियाकलाप की दिशा सदैव उद्देश्य की ओर होनी चाहिए। भय, तनाव आदि का वातावरण नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण, गोष्ठी, प्रतियोगिता, प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम में प्रत्येक प्रतिभागी में समान सहभागिता एवं समान महत्व का
व्यक्ति होने का आभास बना रहे। किसी भी प्रतियोगी को हतोत्साहित करने वाली बातें न हो। कार्यक्रम संचालन के सामान्य नियम निर्धारण कर उनका पालन करते हुए सभी को प्रेरित किया जाए। अब है सह शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन में ध्यान देने योग्य मुख्य बातें क्या हो सकती हैं। देखिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए सह शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन में कि क्रियाकलापों गतिविधियों में बालिकाओं की भागीदारी है या नहीं है। सह शैक्षिक गतिविधियों का निर्धारण कक्षा में हर बच्चे की शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया है अथवा नहीं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं कि नहीं। बच्चे स्वतंत्र रूप से सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन करते हैं कि नहीं। ड्राइंग क्राफ्ट को सप्ताह में कितने दिन कितने घंटे का समय दिया गया। खेलकूद पीटी को कितना समय दिया जा रहा है। कृषि बागवानी को सप्ताह में कितना समय दिया जा रहा है। पुस्तकालय में पुस्तकों को पढ़ने के क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं आदि अनेक प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब है प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक की भूमिका। अब सह शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन में प्रधानाध्यापक और अध्यापक की भूमिका को इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि विद्यालयों में सह शैक्षिक गतिविधियों को कैसे क्रियान्वित करें, इसके बारे में परस्पर चर्चा करना तथा आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए निरंतर संवाद बनाए रखना। इन क्रियाकलापों में बालिकाओं की सहभागिता अधिक से अधिक हो। समय सारणी व खेलकूद पीटी ड्राइंग क्राफ्ट सिलाई बुनाई आदि के लिए स्थान होना चाहिए एवं उसके लिए पीरियड भी निश्चित होना चाहिए। बच्चों के स्तर एवं रुचि के अनुसार कहानियां चुटकुले आदि होना चाहिए। जन सहभागिता एवं सहयोग हेतु जनसंपर्क मेले बाल मेले प्रदर्शनी का आयोजन आदि की व्यवस्था करानी चाहिए। अब है खेल गतिविधियां एवं प्रतियोगिताएं। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट और विद्यालय से लगाव के लिए खेल गतिविधियां एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन आवश्यक है। जहां एक और उनका शारीरिक मानसिक विकास होता है, वहीं उसमें चुस्ती फुर्ती भी बनी रहती है। कुछ बच्चे जिनका रुझान खेल के प्रति अधिक होता है, वो खेल के सहारे जीवन में बहुत अधिक आगे तक बढ़ जाते हैं। अब खेल गतिविधियों में योग है, व्यायाम है, पीटी है, आत्मरक्षा के तरीके जैसे जूडो ताइक्वांडो आदि के साथ इंडोर आउटडोर खेल। हमारे विद्यालय में खेल के लिए पीरियड भी निर्धारित हैं। प्रार्थना स्थल और अतिरिक्त समय पर भी इन गतिविधियों के लिए अवसर मिलते हैं। हमारे विद्यालय के बच्चे विभिन्न स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग भी लेते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार हर विद्यालय में खेल सामग्री होना अनिवार्य किया गया है। फलस्वरूप आजकल प्रायः सभी विद्यालयों में खेल सामग्री उपलब्ध है। अतः बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु हमें नियमित रूप से विद्यालय में खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं जीवन कौशल विकास की। हम लोग अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि शिक्षा व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा बच्चा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सटीक निर्णय लेने, अपने प्रति जागरूक रहने जैसे तमाम कौशलों से परिचित होता है। ये कौशल उसके जीवन को सुगम बनाते हैं, इसलिए इन्हें जीवन कौशल कहा जाता है। अब इनका विकास कैसे हो जीवन कौशल का? हम विषयवार शिक्षण योजना बनाते समय उन जीवन कौशलों का चिन्हांकन अवश्य करें जो संबंधित प्रकरण में समाहित हैं। शिक्षण के दौरान प्रकरण में समाहित जीवन कौशल को बच्चों से चर्चा, उदाहरण, प्रसंग आदि के द्वारा प्रमुखता से उभारना, बच्चों को ऐसे प्रसंग सुनाना जो किसी खास जीवन कौशल पर केंद्रित हो। इसके उपरांत बातचीत द्वारा उस जीवन कौशल को उभारना, बच्चों को पाठ सामग्री देकर उसमें जीवन कौशल ढूंढवाना, ऑडियो सुनाकर, वीडियो दिखाकर, बातचीत करके, रोल प्ले कराकर। इसके अलावा दैनिक समाचार पत्र से उन महत्वपूर्ण समाचारों को चुनना जिसमें जीवन कौशलों को स्पष्टता रेखांकित किया गया हो। इन खबरों को बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाकर देना और उसमें से जीवन कौशल ढूंढवाना। अब देखिए, बात आती है व्यक्तिगत स्वच्छता की। देखिए, चाहे घर हो, चाहे स्कूल हो, खेल का मैदान हो, सभी जगह बच्चे तरह तरह के रोगाणुओं के संपर्क में आते रहते हैं। जब ये रोगाणु बच्चों के शरीर में पनपते हैं तो उनका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानकारी देना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता को विद्यालयी कार्यक्रमों का एक प्रमुख हिस्सा बनाना अत्यंत आवश्यक है। तो प्रतिदिन विद्यालय में विशेष रूप से प्रातःकालीन सभा में सुनिश्चित करें कि बच्चों को भोजन करने से पहले
और खाने के बाद, शौचालय जाने के बाद, जानवरों के साथ खेलने या छूने तथा गंदी चीजों को हाथ लगाने के बाद अच्छी तरीके से साबुन और पानी से उनके हाथ धोना सिखाएं। बच्चे सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश, नीम की दतून अवश्य करें। बच्चे प्रतिदिन साबुन साफ पानी से नहाएं। बच्चों को गंदगी और रूसी से मुक्त रखने के लिए कम से कम सप्ताह में 2 बार बालों को अच्छी तरह से धोकर सुखाने को बताएं। बच्चों के आंख, नाक, कान की सफाई नियमित रूप से हो, यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच करें। नाखून नियमित रूप से काटें, नंगे पैर नहीं घूमें। खांसे छींकें तो मुंह पे रुमाल या हाथ ढकें। बच्चे जो हैं साफ और धुले कपड़े पहने। बच्चे शरीर पर पहने कपड़ों को नाक, हाथ, खाने पीने की चीजें उससे ना पोंछें। इधर उधर थूकें नहीं। मलमूत्र भी प्रॉपर जगह पे थूके, कूड़ा प्रॉपर डस्टबिन में डालें। इसके बाद शौचालय में जाने पर पानी अवश्य डालें। स्वच्छता विषय पर जागरूकता हेतु प्रातः एवं सायकालीन सभा में नारे लगवाए जाएं और स्वच्छता पर ध्यान देने योग्य सारी बातें उनको बताई जाएं। अब बात करते हैं व्यावसायिक परामर्श की। व्यावसायिक परामर्श व्यवसाय को चुनने, उसके लिए तैयारी करने, उसमें प्रवेश करने तथा उसमें विकास करने हेतु सूचना देने, अनुभव देने तथा सुझाव देने की प्रक्रिया है। व्यावसायिक परामर्श की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? व्यावसायिक परामर्श के आधार पर बच्चों को ये पता चल जाता है कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है और उसी के आधार पर कार्य के स्वरूप एवं कार्य से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। व्यावसायिक परामर्श की आवश्यकता क्या हो सकती है? तो इसमें क्या होता है, किसी व्यवसाय में विशिष्ट कार्य के संचालन में विशेष दक्षताओं, योग्यताओं वाले व्यक्तियों के लगाने से कार्य की गुणवत्ता और कर्मचारियों को संतुष्टि प्राप्त होती है। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बच्चे में निहित योग्यताएं, क्षमताएं, रुचि, अभिरुचि आदि भिन्न भिन्न होती हैं। परामर्श के द्वारा इस संदर्भ में विभिन्न माध्यमों से पर्याप्त सूचनाएं एकत्र की जा सकती हैं। जैसे किससे क्या काम कराना है, कोई दौड़ने वाले काम अच्छी तरीके से कर सकता है, किसी से आप पेपर वर्क अच्छा करा सकते हैं। तो क्या होता है, अगर आप दौड़ने वाले को पेपर वर्क देंगे तो इफिशियंसी से आउटपुट आपका नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार से व्यावसायिक परामर्श की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा बच्चों को उसकी रुचियों, कौशलों, योग्यताओं, अभिरुचियों के संबंध में जानकारी प्रदान की जा सकती है। किसी व्यवसाय में प्रविष्ट की दृष्टि से नहीं, बल्कि व्यवसाय में निरंतर प्रगति करने की दृष्टि से भी व्यावसायिक परामर्श उपयोगी होता है। ये भी देखने में आता है, जो बच्चे अपने पारिवारिक जीवन में सुख और संतोष की अनुभूति करते हैं, वे व्यावसायिक जीवन को भी शांत, सौम्य और संतुलित रूप से व्यतीत करते हैं। अब व्यावसायिक परामर्श के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? कि विद्यालयों में व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का विश्लेषण करने की योग्यता एवं क्षमता विकसित करना। सत्य निष्ठा से किया गया कार्य सदैव सर्वोत्तम होता है, इस भावना का छात्रों में विकास करना। व्यक्ति के व्यवसाय चयन के पश्चात उसकी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करना। छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों से अवगत कराना। गरीब विद्यार्थियों को अर्थ के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सहायता प्रदान कर उनकी व्यवसाय से संबंधित योजना को सफल बनाना। छात्रों में कार्य के प्रति एक आदर्श भावना का विकास करना। छात्रों को विभिन्न व्यवसायों से अवगत कराकर उन व्यवसायों के सामाजिक एवं व्यक्तिगत महत्व के संबंध में जानकारी देना। और भी बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं। अब इसी थर्ड में लास्ट टॉपिक है बाल संसद, इस पर बात करते हैं। बाल संसद बालक बालिकाओं का एक मंच है। इसका जो है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इसका गठन किया जाता है। किसका? बाल संसद का। बाल संसद में संयोजक के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है। इसमें मंत्रिमंडल में जो है गठन समितियों में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री होता है, जिसमें प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री के रूप में एक छात्रा अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद पहला तो हो गया प्रधानमंत्री, दूसरा उप प्रधानमंत्री, इनमें से दोनों में से एक छात्रा होना जरूरी है। फिर हो गया तीसरा शिक्षा मंत्री, ये जो है और चौथा हो गया उप शिक्षा मंत्री। इसमें सह मीना जो मंत्री होती है, अनिवार्य रूप से छात्रा होना आवश्यक होता है। फिर फिफ्थ है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, सिक्स है उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, जल एवं कृषि मंत्री, उप जल एवं कृषि मंत्री, पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, उप पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री। 11th है सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री और 12th हो गया उप सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री। अब जो है इन समितियों के काम क्या हैं?
तो प्रधानमंत्री जो होता है इसमें, वो विशेष अवसरों पर विद्यालय में समारोह आयोजित करना एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेना है प्रधानमंत्री का काम। शिक्षा मंत्री सभी बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। जल एवं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री जो होगा वो व्यक्तिगत स्वच्छता, परिसर, शौचालय की सफाई पर ध्यान देना। जल एवं कृषि मंत्री विद्यालय में पेड़ पौधे, क्यारियां, परिसर के सौंदर्यीकरण पर ध्यान देना। पीने के पानी की स्वच्छता का ध्यान रखना। पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री पुस्तकालय की किताबें पढ़ने की आदत डलवाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचारों में सहयोग करना। सांस्कृतिक मंत्री सांस्कृतिक गोष्ठी, वार्षिक खेलकूद, राष्ट्रीय पर्वों पर समारोह का आयोजन करना। तो ये तो हमारा हो गया भाग 3। अब बात करेंगे भाग 4 की। भाग 4 में है सीखने के लिए आकलन, यानी कि आकलन क्यों किया जाना चाहिए, आकलन बच्चों के किन पक्षों का किया जाना चाहिए, आकलन कैसे किया जाना चाहिए और आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। सीखने के लिए आकलन वर्तमान समय में क्या होता है, या तो हम परीक्षाओं से आकलन करते हैं, जैसे सख्त परीक्षा ले ली, अर्धवार्षिक परीक्षा ले ली, वार्षिक परीक्षा, और किसी बच्चे ने अगर 50 में 40 अंक प्राप्त किए, तो सपोज करिए उसने 80% अंक प्राप्त किए, तो हम ये अंक देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने लगभग 80% पाठ्यक्रम को समझ लिया है। परंतु पाठ्यक्रम में क्या चीज इसने समझी है, क्या नहीं समझी है, इसके बारे में हम ज्यादा पता नहीं लगा पाते हैं, और जो लर्निंग गैप होता है उसका भी पता नहीं चल पाता है। तो इस प्रकार का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम स्तर के अंतर को समझने या इसमें कम करने में मददगार नहीं होता है। एक अच्छा शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करता है ताकि वो समय रहते आवश्यक कदम उठा सके, और आकलन के इस तरीके को रचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। इस प्रकार का आकलन शिक्षक को ये पता करने में मदद करता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, या वे किन चीजों के साथ जूझ रहे हैं। इससे वो अपने शिक्षण के तरीकों में फेरबदल कर लेता है और सीखने के और इसे सीखने के आकलन भी कहा जाता है। अब सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों की कठिनाइयों के बिंदुओं का पता लगा लेते हैं और उसका समय रहते ही निराकरण कर देते हैं। इस प्रकार बच्चों के अधिगम स्तर में आने वाले अंतर या गैप की संभावना को ही समाप्त कर देते हैं। साथ ही वे बच्चों के व्यक्तित्व संबंधी अन्य आयामों जैसे नेतृत्व क्षमता, समूह के समक्ष बोलने की कला, आत्मविश्वास, खेल या अन्य गतिविधियों में प्रतिभाग करने आदि पर भी दृष्टि रखते हैं ताकि उसमें निरंतर सुधार करते चलें। ये प्रक्रिया सतत रूप से चलती है, इसलिए इसे सतत या व्यापक आकलन भी कहा जाता है, या इसी का नाम है रचनात्मक आकलन। अब रचनात्मक आकलन बच्चों की मात्र उपलब्धि स्तर जानने का उपकरण नहीं है, बल्कि मुख्यतः ये सभी बच्चों के सीखने को सुनिश्चित करने का उपकरण है। बच्चों के साथ लगातार बातचीत करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की क्षमता और सामर्थ्य को जानकर उनके लिए सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना, उनकी कठिनाइयों को पहचानकर उसके आधार पर सीखने सिखाने की पिछली प्रक्रिया से बच्चों ने क्या सीखा और आगे की सीखने सिखाने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, ये तय किया जाता है। अब आकलन क्यों किया जाना चाहिए? तो आकलन करने के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहले, सीखने सिखाने की योजनाओं को नियमित और उपयुक्त तरीके से परिवर्धित कर लागू करने के लिए, पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित समयावधि में विविध विषयों में बच्चों की प्रगति और परिवर्तनों को ज्ञात करने के लिए, बच्चों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने एवं स्वमूल्यांकन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों के सीखने और विकास में मदद करने और सुधार की संभावनाएं ढूंढने के लिए। अब बच्चों के किन पक्षों का आकलन किया जाना चाहिए? तो आकलन करते समय बच्चे के भिन्न भिन्न विषयों, क्षेत्रों में सीखने और प्रदर्शन, कौशल, रुचियां, रुझान और अभिप्रेरणा, एक निश्चित अवधि में सीखने और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन तथा विद्यालय के भीतर और बाहर मौजूद भिन्न भिन्न स्थितियों और अवसरों के प्रति प्रतिक्रिया का ध्यान रखना चाहिए। अब आकलन कैसे किया जाना चाहिए? तो आकलन जो है बच्चों के साथ मौखिक तरीकों, व्यक्तिगत या समूह चर्चा द्वारा, वार्तालाप द्वारा, प्रश्नोत्तरी के साथ साथ लिखित तरीकों यथा बच्चों की कॉपियां, स्लेट, हरी पट्टी आदि पर लिखित कार्य कराकर नियमित आकलन किया जा सकता है। अब जो आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? तो ये बच्चों के साथ और स्वयं शिक्षकों के साथ दो तरीके से होना चाहिए। तो बच्चों के साथ क्या होगा
कि प्रत्येक बच्चे से ये बातचीत करें उसमें कौन कौन सा काम अच्छी तरीके से किया है और कौन सा नहीं, और कहाँ कहाँ कठिनाई हुई है, तो कठिनाइयों के कारण इसमें यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। बच्चे शिक्षक आपस में मिलकर तय करें कि बच्चे को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। बच्चों को अपना प्रोफाइल देखने तथा हाल ही में किए गए कामों की तुलना पुराने कामों से करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। काम के दौरान या बाद में भी सकारात्मक रचनात्मक टिप्पणियां दी जाएं जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिले। बच्चों की तुलना उसके पिछले कार्यों की प्रगति से ना करें, ना ही दूसरे बच्चों के कार्यों से। स्वयं शिक्षक अपने साथ कैसे फीडबैक दे कि हम स्वयं अपनी समीक्षा करें कि क्या हमने सभी तरीकों का उपयुक्त प्रयोग किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सीखने सिखाने की उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया हो, या बच्चों के सीखने में हम किस प्रकार या किन तरीकों से अपना योगदान दे सकते हैं। और अभिभावकों के साथ फीडबैक, अभिभावक बच्चों की किस तरीके से मदद कर सकते हैं, बच्चों की रुचि अभिव्यक्ति कौशलों आदि के संबंध में उनके अवलोकन क्या हैं, और बच्चों की प्रगति में अपेक्षित सुधार हेतु उन्हें क्या और किस प्रकार का सहयोग देना है। तो साथियों, ये हमारा हो गया शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का भाग 4। तो आज के वीडियो में हमने कवर किया भाग 3 और भाग 4। इससे संबंधित प्रश्नावली के लिए अलग से वीडियो बनाए जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक शिक्षा विभाग की सभी लेटेस्ट सपोर्टिव और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल प्रीति स्पीक्स से। थैंक यू।